हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। जो स्टेट का पेपर होने वाला है उसके लिए उर्दू की जो भी कंटेंट और मवाद आपके सामने पेश किया जा रहा था, तो उर्दू ग्रामर का जो भी निकात थे सभी को आपके सामने सिलसिलेवार और तरतीबवार पेश किया गया है। अब ये आखिरी जो सिंफ है, जो उर्दू के असनाफ होते हैं नसरी और शेरी, उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो भी ग्रामर का पोर्शन है वो मुकम्मल हो जाएगा और इस क्लास के बाद इंशाल्लाह आपके सामने सिर्फ सवाल और जवाब के जरिए आपकी प्रैक्टिस और बेहतर तरीके से कराई जाएगी। जो कुछ भी पढ़ाया जा चुका है उसी पर मुनहसिर क्या है सवाल जवाब बनाए जाएंगे। ठीक है, आप लोग को कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह की कोई चीजें पूछनी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे आप राब्ता कायम कर सकते हैं। आपको अगर ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो बगैर किसी मुआवजे के और बगैर किसी पैसे के आप मुझसे हासिल कर सकते हैं। तो आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 8826017004। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। चलिए बिला ताखिर आप ये क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जो आखिरी क्लास उर्दू ग्रामर की और कवायद की चल रही है, इसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी किया जाएगा। चलिए आज गजल के बारे में पढ़ेंगे। पहला निकाल दीजिए, गजल अरबी जबान का लफ्ज है। गजल क्या है? अरबी जबान का लफ्ज है। ये सवाल पूछा जाता है कि गजल किस जबान का लफ्ज है, तो गजल क्या है? अरबी जबान का लफ्ज है। ठीक है, दूसरा देखिए, गजल लुगत में इसके माने, लुगत में गजल के माने औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना। देखिए दो माने होते हैं, किसी भी लफ्ज के कोई भी इस्तिलाह है या टर्मिनोलॉजी है तो उसके दो माने होते हैं, एक लुग़वी माने और एक इस्तिलाही माने। लुग़वी माने मतलब डिक्शनरी में उसके मीनिंग क्या है, और इस्तिलाही माने कि लोगों ने उसको अपने इर्द गिर्द या अपने दरमियान किस तरीके से उसको मुतारफ कराया, किस तरीके से उसको जाना है। ठीक है, तो लुग़वी माने कि लुगत में डिक्शनरी में जो इसके माने औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, अरब शोरा जब अपनी माशुकाओं का सरापा खींचते या उनके हुस्न जमाल की तारीफ करते या उनकी मोहब्बत में अपनी दिली जज्बात का इजहार करते तो इस अमल को तगज़्ज़ुल और ऐसे अशार को गजल कहते हैं। ठीक है, यार पूरी 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 क्या स्टेटमेंट दे दिया कि गजल के जो अरब के जो शोरा थे अपनी माशुकाओं का सरापा खींचते थे या उनके हुस्न जमाल की तारीफ किया करते थे या अपनी मोहब्बत का क्या है, जो अपनी माशुकाओं के तई उनकी मोहब्बत होती थी, जब उसका दिली इजहार करते थे, अपने जज्बात का इजहार करते, एक्सप्रेशन करते थे, तो ये जो अमल पूरा का पूरा है, ये जो प्रोसेस है, इसी को तगज़्ज़ुल कहते हैं। और ऐसे अशार जिसमें सब चीजें पाई जाए, खूबियां पाई जाए, इसी को हम गजल कहते हैं। ठीक है, गजल की मीनिंग है औरतों की बातें करना है, औरतों से बातें करना। तो ये जो पूरा अमल ये अख्तियार किया जा रहा है एक शायर की जानिब से, ये पूरा का पूरा वही तो बात है, महबूब की तारीफ की जा रही है, उसने उसके हुस्न जमाल की तारीफ की जा रही है या अपने मोहब्बत का इजहार हम जज्बाती तौर पे आके कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, तगज़्ज़ुल कहलाएगा और इसी को हम गजल कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, गजल की इब्तदा कसीदे से हुई है। गजल अरबी जबान का लफ्ज है और गजल की इब्तदा किससे हुई है? कसीदे से हुई है। अब कैसे हुई है देखिए, इसको देखिए, कहा जाता है कि गजल की इब्तदा कसीदे से हुई है। कदीम अरबी शायरी में कसीदे के शुरू में कुछ अशार माशूकों की याद में या मौसम बहार की आमद वगैरह पर लिखे जाते थे और इन अशार को तशबीब कहते थे। अगर आप कसीदा पढ़ेंगे, ठीक है, अभी इसी वीडियो में आपको कसीदे के बारे में कि कसीदे के बहुत से अज्जा होते हैं, तो उसके जो पहला जुज है वो क्या तशबीब का है। तो कह रहे कि जब माशुकाओं की तारीफ की जाती थी या माशुकाओं का तस्करा किया जाता था या उनकी उनकी याद में जो अशार कहे जाते थे या मौसम बहार का जिक्र किया जाता था, तो उन अशार को हम तशबीब कहते थे। क्या कहते थे? तशबीब कहते थे। आहिस्ता आहिस्ता तशबीब, और किसमें तशबीब किसका हिस्सा है? कसीदे का। तो कसीदे में क्या है, तशबीब में इन चीजों का तस्करा होता था, जिक्र करते थे। फिर कहेंगे आहिस्ता आहिस्ता तशबीब के मजामीन पर मबनी अशार कसीदे के अलावा आजादाना भी कहे जाने लगे और इस तरह गजल वजूद में आई। तो क्या तशबीब असल में कसीदे का हिस्सा था
اور تشبیب کے اندر شاعر کیا کرتا تھا کہ اپنے معشوقاؤں کی یاد میں اشعار کہتا تھا اور موسموں کا تذکرہ کرتا تھا، موسم بہار کا تذکرہ کرتا تھا، کسی بھی طرح کا موسم کا تذکرہ کرتا تھا۔ تو تشبیب پر اتنا زیادہ کام ہوا، اس طرح کے اشعار کہے گئے کہ وہ آزادانہ طور پر ایک الگ صنف تیار ہو گئی، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے متعارف ہوئی، تو اسی کو ہم غزل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو الگ صنف ہو گئی، تشبیب کے ذریعے نکل کے سامنے آئی، تو ہم اس کو غزل کہنے لگے۔ پھر دیکھیے اس کے بعد کیا کریں کہ عربی سے غزل فارسی میں آئی۔ ڈائریکٹ کیا ہے کہ عربی سے اردو میں غزل نہیں آئی، سب سے پہلے فارسی میں گئی اور پھر فارسی میں کیا اردو میں آئی۔ دیکھیے پھر اس کے آگے کیا کہہ رہے ہیں، فارسی شاعروں نے غزل میں کئی بڑے کارنامے انجام دیے۔ کون کون سے دیے؟ آگے دیکھیے، انہوں نے غزل کے ہر شعر کو ایک مستقل مضمون کا حامل بنایا۔ اب دیکھیے بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ غزل کا کیا ہے کہ جو فارسی کے شعراء تھے، غزل کا ہر شعر کس سے کہتے ہیں؟ دیکھیے ایک غزل ہے یا نظم ہے تو اس میں جو اشعار تسلسل کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، غزل کے کم سے کم آپ کے پانچ شعر ہوں گے، ٹھیک ہے، یا زیادہ سے زیادہ کوئی قید نہیں، 21 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جو دو مصرے، جیسے ایک لائن دو لائن، تو ہم اس لائن کو ہم ایک مصرع کہہ دیے، دوسری لائن کو ہم کیا کہہ دیے؟ دوسرا مصرع کہہ دیے، تو دو مصرے کو ہم ایک شعر کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فارسی والوں نے کیا کیا کہ ان دو مصروں کو یا ایک شعر کو ایک مستقل مضمون کا حامل بنا دیا، ایک مستقل مضمون کر دیا کہ اگر آپ کو اپنا کوئی خیال پیش کرنا ہے، اپنی کوئی بات رکھنی ہے، تو آپ ایک شعر کے اندر، دو مصرے کے اندر اپنی بات مکمل کر سکتے ہیں، آپ کو اس بات کی آزادی ہے اور پورے ایک شعر میں پوری بات کہی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مستقل مضمون کا حامل بنایا۔ غزل کے اندر اشاروں اور کنایوں کی بات کرنے کی صلاحیت پیدا کی، جو رمز و ایما، ٹھیک ہے، اشارہ اور کنایے کے ذریعے اگر غزل کے اندر بات کہی جانے لگی، بھائی جب ایک مستقل انہوں نے کیا کہ ایک ہی شعر کے ذریعے کیا پورے خیال کو بیان کرنے انہوں نے اگر اجازت دے دی اور اس طرح کام کیا کہ آپ ایک شعر کے ذریعے، دو مصروں کے ذریعے پوری بات کہہ سکتے ہیں، تو رمز و ایما کی تو ضرورت پڑے گی ہی، آپ اشارہ اور کنایے کا تو ساتھ لیں گے، ٹھیک، اس کی مدد لینی پڑے گی۔ بغیر اشارے اور کنایے کے ذریعے پوری بات کیا ہے کم لفظوں میں بیان ہو ہی نہیں سکتی ہے، ٹھیک، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ رمز و ایما، اشاروں اور کنایے کے ذریعے کیا ہے بات کرنے کی صلاحیت پیدا کی۔ بڑے سے بڑے مضمون کو علامت، تشبیہ اور استعارے سے صرف دو مصروں میں ادا کیا جانے لگا۔ کیا کہا کہ بڑے سے بڑے مضمون کو، بڑے سے بڑے عنوان کو کیا ہے علامت کے ذریعے، اشاروں کے ذریعے، تشبیہ کے ذریعے اور استعارے کے ذریعے صرف دو مصروں میں ادا کیا جانے لگا، ٹھیک۔ آگے دیکھیے کیا کریں، فارسی شاعروں نے موضوعات اور مضامین کے لحاظ سے غزل میں وسعت پیدا کی کہ جو موضوعات اور مضامین تھے کہ عرب کے ہاں جو عربی شعراء تھے ان کے صرف عاشقی تک اور اپنے معشوق کے حسن و جمال کے ارد گرد ہی ان کی شاعری گھومتی تھی، لیکن فارسی والوں نے کیا کیا کہ جو ان کا محبوب تھا، جو صنف نازک تھا، اس سے ہٹ کر کے دنیاوی جو سرگرمیاں تھی، جو دنیا کے اندر روزمرہ کے جو عوامل تھے، جو چیزیں آپ کے جو چیزیں واقع ہو رہی تھی، ان کو بھی شاعری کے اندر، غزل کے اندر شامل کرنا شروع کر دیا، ٹھیک۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے، غزل میں عشق مجازی کے ساتھ ساتھ عشق الہی، بے ثباتی دنیا، زاہدوں سے چھیڑ چھاڑ، اہل خانہ، اہل ریا پر طنز اور رند اور میخواری کے مضامین فارسی شاعروں کی ہی ایجاد ہے، کیونکہ عشق مجازی اور عشق حقیقی دو طرح کے عشق ہوتے ہیں، یہ آپ یاد رکھیے کہ عشق مجازی ایک ہوتا ہے اور ایک عشق حقیقی ہوتا ہے۔ عشق مجازی کسے کہیں گے کہ جب ایک بندہ، ایک انسان کیا ہے اپنے عشق کا اظہار بندے سے ہی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، میں انسان ہوں، میں اپنے عشق کا اظہار انسان سے ہی کروں تو اس کو عشق مجازی کہیں گے، اور جب ایک بندہ اپنے عشق کا اظہار، اپنی محبت کا اظہار، اپنے خلوص کا اظہار جب اللہ سے کرے تو اس کو عشق حقیقی کہتے ہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ عشق مجازی کے ساتھ ساتھ عشق الہی، بے ثباتی دنیا کا مطلب کہ زیادہ پرواہ نہیں کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، زاہدوں کی چھیڑ چھاڑ، پہلے کیا ہے کہ زاہد پڑا ہوا ہے مسجد میں شراب پی رہا ہے تو انہی سب چیزوں پہ تذکرہ ہوا کرتا تھا، اب زاہد کو اللہ سے اس کا رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، اور اہل ریا جو ریاکار ہوتے ہیں ان کو طنز کی، اور جو
خانے کی بات ہوتی تھی، شراب نوشی کی بات ہوتی تھی، اس پہ کیا ان طرح کے مضامین کو انہوں نے اردو شاعری میں اور غزل میں شامل کیا. ٹھیک ہے. عشق مجازی اور عشق حقیقی یہ یاد رکھیے گا. عشق مجازی کیا ہے کہ انسان اپنے عشق کا اظہار، اپنے جذبات کا اظہار، محبت کا اظہار انسان سے کرے. جیسے کہ میں لڑکا ہوں، مجھے محبت اپنے ماں باپ سے، بھائی بہن سے، تو اپنے محبت کا اظہار ان سے کرے. ٹھیک ہے. تو کیا ہے یہ عشق مجازی ہو جائے گا. ایک اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بندہ بھی ہوں. جب بندہ کیا اپنے پروردگار سے اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے اپنے دل لگاتا ہے اللہ سے، ٹھیک ہے، تو یہ عشق حقیقی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیے، غزل میں ردیف فارسی زبان کی دین ہے. اگر آپ کے سامنے یہ سوال کیا جائے کہ غزل میں ردیف کس کی دین ہے، تو یہ کس کی دین ہے؟ ردیف فارسی شاعروں کی دین ہے. مطلب کیا ہے کہ غزل میں ردیف کیا ہے؟ ردیف کیا ہے؟ عربی شعراء کے نہیں تھا. ٹھیک ہے. اگر پوچھا جائے کہ کیا عربی شعراء کیا غزل کے اندر ردیف تھا، تو آپ کہیں گے بالکل نہیں تھا. کن کی دین ہے؟ فارسی شعراء کی دین ہے. کیونکہ عربی شاعروں میں قافیہ ہوتا تھا، ردیف نہیں. بالکل واضح طور پہ لکھا ہے. پھر کیا کریں کہ اردو میں غزل فارسی ادب سے آئی ہے. ابھی میں نے کہا کہ سب سے پہلے عربی، عربی سے فارسی، فارسی سے پھر اردو میں. ٹھیک. کیونکہ عرب میں غزل عشقی اشعار کہتے تھے. ابھی میں نے کہا کہ جو عشق کے اشعار ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اسی کو یہ غزل کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے. کہ عاشقانہ مضامین اور غنائیت غزل کی خاص پہچان ہے. کہ عاشقانہ مضامین ہوگی اور غنائیت اور نغمگی ہو گئی، یہ غزل کی خاص پہچان ہوا کرتی تھی. ابھی بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے. غزل کا ہر شعر اپنے مفہوم کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے. سب سے امپورٹنٹ سوال ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ پوائنٹ کیا ہے کہ غزل کا ہر شعر، میں نے ابھی بتایا کہ غزل کا ہر شعر اپنے مفہوم کے اعتبار سے، یہ ایک اگر آپ شعر پڑھیں گے تو اس میں پورے کے پورے مفہوم آپ کو واضح نظر آئے گی. پورا کا پورا شاعر کا خیال اس میں نظر آئے گا. کہ اس کو ایسا نہیں کہ شاعر کیا کوئی بات کہنا چاہ رہا ہو، ادھوری بات کہہ دیا وہ، یا دوسرے تیسرے مصرعی اور چوتھے مصرعی کی ضرورت پڑ رہی ہے. اگر تیسرے اور چوتھے مصرعی کی ضرورت پڑے گی تو غزل کیا کہ فوراً نوعیت چینج ہو جائے گی. اور اس کو کیا کہیں گے آگے دیکھیے گا. ٹھیک ہے. یہ لائن کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ یاد رکھیے گا آپ کہ غزل کا ہر شعر اپنے مفہوم کے اعتبار سے کیا ہے؟ مکمل ہوتا ہے. غزل میں موضوعات اور مضامین کی کوئی قید نہیں. پہلے عرب شعراء کے یہاں قید ہوا کرتی تھی کہ عشق یا مضامین ہی شامل کیا جاتا تھا، لیکن جب فارسی اور فارسی سے اردو میں اب مضامین کی کوئی قید نہیں. اب سیاست پہ بھی آپ شاعری کر سکتے ہیں، عشق و عاشقی کی شاعری کر سکتے ہیں، جو دور جدید کے حالات ہیں اس پہ بھی شاعری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فکر کی غزل میں اشعار کی تعداد کی بھی کوئی قید نہیں. عام طور پر 5 سے 19 اشعار تک یہ غزل کی غزلیں ہوتی ہے. یعنی کہ غزل کے اشعار کی تعداد تو قید نہیں، لیکن عموماً جنرلی کیا ہے کہ 5 سے لے کر 19 تک کے ہی اشعار غزل میں ہوتے ہیں. عموماً جو ایوریج نکالا گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے دیکھیے کیا کہہ رہا ہے. پھر کبھی کبھی ایک ہی بحر اور ردیف و قافی میں شاعر ایک سے غزلیں کہہ دیتا ہے. اس کو 2 غزلہ اور 3 غزلہ اور 4 غزلہ کہا جاتا ہے. پھر کبھی کبھی کیا کرتا ہے شاعر ایک ہی بحر اور ایک ہی ردیف و قافی میں کئی غزلیں کہہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایک غزل کہا، لیکن اسی بحر، اسی ردیف اور اسی قافی کی پابندی کرتے ہوئے دوسری غزل بھی کہہ دیا، تو اس کو ایسی غزلوں کو ہم کہیں گے کیا؟ تو ایسی غزلوں کو 2 غزلہ، 3 غزلہ، 4 غزلہ کہیں گے. اگر آپ کے سامنے آئے کہ 3 غزلہ، 2 غزلہ اور 4 غزلہ کس کی مثال ہے، تو ایک قافیہ اور ایک ردیف کی پابندی کرتے ہوئے، ایک بحر، ردیف اور قافیہ کی پابندی کرتے ہوئے شاید کئی غزلیں کہہ دے، تو اس کو ہم 2 غزلہ، 3 غزلہ یا 4 غزلہ کہیں گے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے کہ شاعر غزل کے اندر کسی ایک موضوع یا تجربے کو ایک سے زیادہ اشعار میں بیان کرے. وہاں پہ تو کئی غزلیں کہہ رہے ہیں کہ شاعر غزل کے اندر ایک ہی موضوع یا تجربے کو، ایک موضوع، ایک عنوان، ٹاپک اس نے اٹھایا، اس کو کیا کرے کہ ایک سے زیادہ اشعار، ایک شعر ہو گیا یہ، ٹھیک ہے، دوسرا شعر ہو گیا، تیسرا شعر ہو گیا، کہ ایک خیال کو، ایک تجربے کو کئی شعر کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اسی کو ہم قطع کیسے کہتے ہیں. ایسے اشعار کو قطع بند کہتے ہیں. جیسے میں نے ابھی اوپر آپ کو بتایا تھا کہ آگے بتاؤں گا
کہ اگر کوئی شعر ایک شعر میں شاعر اپنے خیال کو بیان نہیں کر پا رہا ہے اور تیسرے اور چوتھے مصرے یا تیسرے اور چوتھے شعر کی ضرورت پڑ رہی ہے اپنے خیال کو بیان کرنے کے لیے تو اس کو ہم قطع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قطع کے کم سے کم اشعار 2 ہونے چاہیے۔ یہ بات یاد ہے کہ قطع کے کم سے کم کتنے اشعار ہوتے ہیں، ایک بار سوال پوچھا گیا تھا نیٹ میں کہ قطع کے کم سے کم کتنے اشعار ہوتے ہیں، تو 2 اشعار ہوتے ہیں، 2 شعر ہوتے ہیں اور 4 مصرے ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتا ہے، ان کو شک کے دائرے میں اپنے آپ کو کھڑا کر لیتے ہیں کہ بھائی شعر ایک ہو گیا تو مصرا بھی ایک ہوگا، نہیں، 2 مصرے سے ایک شعر بنتا ہے، ٹھیک ہے، ایک مصرا 2 مصرا، ٹھیک ہے، تو آپ کا ایک شعر بنے گا۔ تو قطع کے لیے کم سے کم کیا 2 شعر ہوتے ہیں، زیادہ زیادہ کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں اگلا، غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ کہ غزل ہے اس کا پہلا شعر اگر ہم قافیہ ہے، ہم ردیف ہے، تو اس کو کیا کہیں گے، مطلع کہیں گے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بھی سوال آپ کا پکا پوچھا جائے گا آپ کے اسٹیٹ میں کہ غزل کا پہلا شعر دونوں ہم قافیہ ہوں تو مطلع کہلائے گا، اور مطلع کے بعد والے بھی مطلع کو ہم حسن مطلع یا زیب مطلع کہیں گے۔ اگر مطلع پہلا شعر کیا ہے، مطلع کا ہے، اس کے بعد کا بھی شعر مطلع کا آ گیا تو ہم اس کو کیا کہیں گے، تو اس کو حسن مطلع یا زیب مطلع کہیں گے، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں بالکل کہ مطلع کے بعد آنے والے مطلع کو ٹھیک ہے فوراً آئے، جیسے کہ پہلا مصرع دوسرا مصرع ایک شعر ہو گیا، اب وہ مطلع کا ہے، تیسرا مصرع چوتھا مصرع یہ بھی مطلع ہی کا ہے، یہ بھی ہم ردیف و قافیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ اس کو ہم کہیں گے کیا، مطلب تو پہلے والے شعر کو تو مطلع کہیں گے، دوسرے والے مطلب کیا کہیں گے، تو اس کو حسن مطلع یا زیب مطلع کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ کہ مقطع کسے کہیں گے، کہ ایسا شعر، غزل کا آخری شعر، یہ شرط ہے کہ غزل کا آخری شعر ہو، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ بیچ میں بھی شاعر اپنا نام استعمال کر دیا، اپنا تخلص استعمال کرے تو بھی مقطع کا ہو جائے گا، بالکل ہرگز مقطع کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ مقطع کب کہلائے گا، کہ جب شاعر کیا ہے غزل کے آخری شعر میں اپنا تخلص یا اپنا نام استعمال کر رہا ہے تو اس کو ہم مقطع کا شعر کہیں گے۔ تو مقطع کسے کہتے ہیں، جب شاعر اپنا تخلص یا اپنا نام استعمال کرتا ہے شعر کے غزل کے آخری شعر میں تو اس کو ہم مقطع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے، درمیان میں بھی شاعر اپنا تخلص استعمال کر لیتا ہے اس کو مقطع نہیں کہیں گے، جو بھی میں نے بات کہی ہے۔ پھر اگلا دیکھیے، غزل کا اچھا شعر بیت الغزل یا شاہ بیت کہلاتا ہے۔ یہ آپ کا BPSC 2 ہوا تھا، اس میں یہ سوال پوچھا تھا اور دونوں پوچھا تھا کہ غزل کا اچھا شعر کیا کہلاتا ہے، بیت الغزل اور شاہ بیت، تو ایک سے زیادہ جواب اس کا ہوگا۔ تو کیا ہے کہ غزل کا اچھا شعر کیا ہوتا ہے، بیت الغزل یا شاہ بیت ہوتا ہے، دونوں نام اس کے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو اور قافیے پر ہی شعر قافیے پر ہی ختم ہو جائے اس غزل کو غیر مردف کہتے ہیں۔ تو غیر مردف کس شعر کو کہیں گے، کہ جس پہ جو شعر کیا قافیے پر ہی ختم ہو جائے، اس کے اندر ردیف نہ ہو، ٹھیک ہے، ردیف نہ ہو اور کیا ہے قافیے پر ہی بات ختم ہو جائے، شعر ختم ہو جائے تو اس کو ہم غیر مردف کہیں گے۔ غیر مردف بغیر ردیف والا، یہ یاد رکھیے، غیر مطلب بغیر ردیف والے کو ہم غیر مردف کہیں گے، صرف قافیے۔ اچھا ایک چیز یہ بھی آپ لوگوں کو کنفیوژن ہوتے ہیں کہ آخر ہم آپ کیا بولتے ہیں اس کو، ردیف کہتے کسے ہیں۔ جیسے میں آپ کے سامنے ایک شعر پڑھ رہا ہوں، پھر مجھے دیدے تر یاد آیا، پھر مجھے دیدے تر یاد آیا، دل جگر تشنے فریاد آیا۔ تو دیکھیے تر یاد آیا، فریاد آیا، تو تر یاد اور فریاد یہ ہم وزن ہے اور ہم قافیہ ہیں، لیکن یہ ردیف نہیں ہوگا۔ ردیف کے لیے شرط ہے کہ جو پہلے مصرے میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں آخر میں سیم ٹو سیم من و عن، سیم ٹو سیم کیا ہے، دوسرے مصرے میں بھی وہی لفظ استعمال ہو، لفظ میں کوئی تبدیلی نہ ہو، ہم وزن کی بات ہی نہیں ہے، لفظ تک بھی تبدیل نہ ہو۔ جیسے آیا ہم نے پڑھا سب سے پہلے مصرے میں آیا، اور دوسرے مصرے میں بھی ہم نے پڑھا آیا، تو یہ جو آیا آیا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر مصرے میں، یہی آپ کا ردیف کہلائے گا۔ اور قافیے کے لیے کیا ہے کہ ہم وزن ہو، جیسے ہم نے فریاد پڑھا اور پھر
क्या है, दिदे तब याद आया, तब याद फरियाद दोनों हम वजन हैं, ठीक है। लफ्ज तो बदल रहे हैं लेकिन वजन में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। हम आवाज हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, काफिया कहेंगे, लेकिन लफ्ज अगर सेम रहे और दूसरे पहले मिसरे के साथ दूसरे मिसरे में तो उसको हम रदीफ कहेंगे। ये बात आप ज़हन में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि गैर मुअद्दफ किसे कहते हैं, कि ऐसा शेर जो कि काफिये पर खत्म हो जाए और रदीफ उसमें ना हो तो उसको गैर मुअद्दफ कहेंगे। फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि वो बहर रदीफ और काफिया जिसके तहत गजल कहे जाते हैं, ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। वो बहर रदीफ और काफिया जिसके तहत गजल कहे जाते हैं उसे गजल की जमीन कहते हैं। अब आप ही सोचिए एक वक्त के लिए, आप अगर अपने घर पे या पास पड़ोस में बिल्डिंग बनते हुए देखते हैं या कोई चीज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बगैर बेस के आप कोई भी काम कभी कतई कर ही नहीं सकते हैं। तो गजल के लिए भी क्या है, जमीन होनी चाहिए ना। तो गजल की जमीन क्या है, बहर है, रदीफ है, काफिया है। तब ये तीनों चीज पाई जाएंगी तो गजल की जमीन होगी, तब जाकर गजल की तामीर होगी, ठीक है। ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, वो लफ्ज जो यकसा आवाज और यकसा हर्फ पर खत्म हो उसे काफिया कहते हैं। अब देखिए काफिया कह रहे हैं कि यकसा आवाज, एक जैसी आवाज हो और यकसा हुरूफ ये पर खत्म हो। यहाँ पे हुरूफ कह रहे हैं, हर्फ कह रहे हैं, लफ्ज नहीं कह रहे हैं, ये याद रखिएगा। लफ्ज की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे बात की जा रही है हर्फ की, कि हर्फ क्या, जैसे हमने कहा यहाँ पे शेर, ठीक है, और यहाँ पे लिखा नस्र। तो इसमें हर्फ क्या है, आखिर में रा है, ये नस्र में भी क्या है, आखिर में रा है। तो कह रहे हैं कि वो लफ्ज जो यकसा आवाज, शेर और नस्र और एक यकसा हुरूफ पर खत्म हो उसको काफिया कहेंगे। अब देखिए इसको मिसाल से समझिएगा, ठीक है। क्योंकि एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। ये समझाने में ने देखिए और दीवाने में ने देखिए, दोनों नून और या है, यहाँ पे भी नून या है, तो नून भी एक हर्फ हो गया, या भी एक हर्फ हो गया, और दीवाने में भी नून एक हर्फ है और या एक हर्फ है, तो ठीक है। तो ये जो यकसा हुरूफ है, एक जैसे हुरूफ है, यहाँ पे क्या है, यही काफिये की पहचान है। हम आवाज तो होंगे एक जैसे आवाज, समझाने दीवाने, ठीक है, पहचाने, ये सब क्या है कि हम आवाज है, लेकिन उसकी दूसरी की भी शर्त है कि उसके जो इख्ताम हो, उस लफ्ज का इख्ताम हो ऐसे हुरूफ पे हो कि वो हुरूफ क्या है, दूसरे मिसरे में भी सेम आए, तभी जाकर वो काफिया कहलाएगा। दूसरे लफ्ज में भी वही आए तभी काफिया कहलाएगा, वरना काफिया नहीं कहलाएगा। अब देखिए इसमें रदीफ क्या होगा। हमने रदीफ के लिए बताया आपको कि रदीफ के अल्फाज क्या है, कभी तब्दील नहीं होते हैं। हम आवाज के साथ साथ क्या है कि पूरा का पूरा सेम वैसे लिखा जाए। अब ये का लिखा है, ये का लिखा है, ये रदीफ होगा, ठीक है। और अगर यही आगे भी सेम कोई लफ्ज समझाने लिखा होता है, जैसे समझाने का और यहाँ दीवाने काटा के यहाँ समझाने लिखा होगा, तो समझाने का दीवाने का दीवाने, यहाँ भी समझाने आ जाता तो ये भी रदीफ हो, समझाने भी रदीफ हो जाता, ठीक है। लेकिन समझाने यहाँ है, यहाँ दीवाने हैं, हम आवाज है लेकिन लफ्ज में तब्दीली है, इसलिए दीवाने और समझाने रदीफ नहीं होगा, बल्कि का क्या होगा, रदीफ होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। फिर देखिए आगे क्या कह रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर काफी के बाद जो लफ्ज दोहराए जाते हैं उन्हें रदीफ कहते हैं। क्योंकि आमतौर पर उमूमन क्या होता है कि काफी के बाद जो लफ्ज दोहराए जाए, रिपीट किए जाए, रिपीटिशन हो जिस लफ्ज का, उसी को हम रदीफ कहते हैं। जैसे दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, ठीक है। हुआ क्या है, दवा क्या है, तो हुआ और दवा ये क्या हो जाएगा, ये काफिया हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, ये रदीफ होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, रदीफ की डिफिनेशन ही है कि काफी के बाद जो लफ्ज सेम टू सेम दोहराए जाएं उसको हम रदीफ कहेंगे, और वरना कुछ नहीं, वरना फिर काफी में आ जाएगा वो, अगर दोहराए नहीं जाएंगे, अगर हम वजन हो जाएगा तो, ठीक है। ये आपके मुख्तसर चीजें आपके सामने पेश करनी थी, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, ये गजल पे बात हो गई। अब आइए देखिए शेरी असनाफ में ही मसनवी। अब मसनवी क्या है, मसनवी के लुग़वी माने दो दो के हैं, ठीक है। फनी एतबार से मसनवी का इम्तियाज ये है कि हर शेर के मिसरों का हम काफिया होना। ये फनी एतबार से, ये सवाल
आपका एमपी टेस्ट में पूछा गया था उर्दू में कि फनी एतबार से कौन से सिंफ क्या है, दोनों उसके मिसरे क्या है, हर शेर का मिसरा हम काफिया होता है, तो वो कौन सा है, वो मसनवी का है कि जितने भी अशार होंगे सबके सब क्या होंगे, हम काफिया होंगे। ये भी हो सकता है कि पहले शेर में काफिया कुछ और है तो दूसरे शेर में काफिया मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन काफी की पाबंदी की जाएगी, ये याद रखिएगा। मसनवी में सबसे फनी एतबार से कि इसके हर शेर क्या है, हम काफिया होते हैं, और काफिया तब्दील भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि पहले मिसरे में समझाने दीवाने हैं तो दूसरे में तीसरे चौथे में भी सेम ही काफिया रहे, काफिया तब्दील हो सकता है। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, जिस मसनवी में जंग का बयान हो उसे रजमिया कहते हैं, जैसे मसनवी क्या, अली नामा क्या है, रजमिया मसनवी है। ठीक है, और जिस मसनवी में जंग का बयान हो उसको हम रजमिया कहते हैं, और जिसमें क्या है आपके इश्क मोहब्बत के हो उसको हम बजमिया कहते हैं। दो तरह की मसनवी होती है, रजमिया और बजमिया। तो ये जो अली नामा है इसमें कहीं ना कहीं जंग के हालात को बयान किया गया, जंग की बातें की गई, तो ये अली नामा क्या है, रजमिया आपका मसनवी है। अगली चीज देखिए, कह रहे हैं कि जिस मसनवी में इश्क मोहब्बत की दास्तान बयान हो उसे बजमिया कहते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, जैसे कुतुब मुश्तरी टोटल आपकी इश्क के अशार है, इश्क के अशार पर मबनी है पूरी पूरी मसनवी। ठीक, आगे देखिए, सबसे पहला मसनवी निगार फखरुद्दीन क्या है, फखरुद्दीन निजामी है। ये निजामी क्या है, स्पेस हट गया उसमें, क्या कि सबसे पहला जो मसनवी निगार है फखरुद्दीन निजामी है। उनकी मसनवी कदम राव जो अहमद शाह क्या है, बहमनी के दौर में लिखी गई थी। ठीक है, ये याद रखिए, अहमद शाह के दौर में लिखी गई थी कदम राव। ठीक है, और सबसे पहले मसनवी निगार क्या है, फखरुद्दीन निजामी। अब अगला देखिए आपके सामने कसीदे का अगली सिंफ जो है शेरी सिंफ में कसीदा अरबी जबान का लफ्ज है। ठीक है, कसीदा शायरी की वो सिंफ है जिसमें किसी की तारीफ या मजम्मत की जाए। कसीदे में क्या है, तारीफ भी की जाती है और मजम्मत भी की जाती है, हिजू भी की जाती है। इसमें तखय्युल की बुलंदी और बुलंद परवाजी होती है और मुबालगा आमेजी होती है, क्योंकि इसमें तखय्युल की बुलंद परवाजी होती है और मुबालगा आमेजी होती है। सबसे ज्यादा अगर किसी में तखय्युल और मुबालगा होता है किसी शेरी सिंफ में तो कसीदे की सिंफ में, क्योंकि बुलंद आहंगी और पुरुष को अल्फाज का इस्तेमाल इसकी अहम खूबी है। ये क्या है, इसकी खूबी है, आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, इसलिए आपको याद रखिएगा। अब कह रहे हैं कि गजल हैयत के एतबार से गजल की तो दो किस्में, पहली किस्म खिताबिया, ये कसीदा बराह रास्त मद या मजम्मत से शुरू होता है, क्योंकि खिताबिया क्या है कि डायरेक्ट क्या है आपका मद से या मजम्मत से शुरू होता है, और दूसरी किस्म क्या है, तमहीदिया। ठीक है, तमहीदिया, यह कसीदा बराह रास्त असल मौजू से शुरू नहीं होता बल्कि इसमें तमहीद के तौर पर कुछ अशआर शामिल किए जाते हैं। तमहीद का मतलब ही होता है आप तमहीद बांध रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे बीएड किए हुए सिलेबस बहुत बनाएंगे, बहुत तमहीदी सवाल बनाएंगे। ठीक है, आप बीएड में और खास करके आप उर्दू अगर मानू सीख किए होंगे तो मानू में बहुत तमहीदी सवाल बनाया जाता है। ठीक है, तो तमीदी सवाल बनाने में आप अक्सर की हालत खराब हो जाती है, कहां से लेके आएंगे। तो तमीद का मतलब ये कोई बात कहने से पहले आप बहुत बैकग्राउंड आप सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज आपको कि आप क्या खिताबी में डायरेक्ट मत या मजम्मत कर देते हैं, तारीफ कर देते हैं, उसकी बुराई कर देते जो कर देते हैं। लेकिन तमीदिया में क्या कि तारीफ और बुराई करने से पहले उनको आप आसमान पे चढ़ाते हैं, फिर आसमान से आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ गिरा देते हैं। ठीक है, ये क्या है, हैयत के एतबार से आपकी कसीदे की दो किस्में खिताबिया और तमीदिया। अब देखिए मौजू के एतबार से कसीदे की दो किस्में, मौजू के एतबार से भी कौन कौन से मजामिन क्या कसीदे में शामिल किए, इसलिए मौजू के एतबार से तो मदहिया और आपके हिजोइया। तो हैयत के एतबार से भी दो किस्में हो गई और मौजू के एतबार से भी दो किस्में। तो आपसे अगर पूछ ले कि कसीदे कितनी किस्में, तो आप दो बिला झिझक लगा दिए, दोनों एतबार से आप सही हो जाएंगे। ठीक, अब कसीदे के अज्जा देख लीजिए। कसीदे के 5 अज्जा है, तशबीब, गुरेज, दुआ और मद्दा और दुआ आपका। ठीक है, ये क्या करता है, पहले तशबीब और बातें होती है, फिर गुरेज होता है, फिर मद होता है, फिर इंसान अपना मद्दा अपना पॉइंट रखता है, फिर आखिर में दुआया पर क्या है अशार को खत्म कर देता है। अब अगर अगली सिंफ देखिए मरसिया।
मरसिया रसद से बना है, इसके मानी रोना आहो बका करना, मरसिया उस नज्म को कहते हैं। ठीक है, इस नज्म को क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं, कि जिसमें रोने की बात हो, आओ बुका की बातें हो, तो हम उसको हम मरसिया कहते हैं। मरसी के अज्जाए तरकीबी देखिए, 8 अज्जाए तरकीबी हैं। कितने? 8 हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, पहला चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज, जंग, आमद, देखिए क्या है कि चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज, जंग, शहादत, बैन। ठीक है, ये 8 आपके अज्जा हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, और ये क्योंकि सवाल पूछा जाता है। अब अगली सिंफ क्या है? शेरी सिंफ में रुबाई। रुबाई 4 मिसरे पर मुश्तमिल है, इसको 4 कर लीजिएगा, सॉरी चट लीजिए, 4 अल्ली छोड़िए। क्या रुबाई 4 मिसरे पर मुश्तमिल एक मुख्तसर नज्म होती है। इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है। ये याद रखिएगा कि रुबाई 4 मिसरे को ही रुबाई कहते हैं। 4 मिसरे से ज्यादा हो गए तो रुबाई से कम हो जाएगा, और 4 मिसरे से कम हो गया तो फिर भी रुबाई नहीं होगा। तो रुबाई के लिए शर्त क्या है? कि वो 4 मिसरे का ही हो। ये बिल्कुल आप ज़हननशी कर लीजिए, रुबाई का मतलब भी 4 होता है। और इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो है हम काफिया होता है। तीसरा मिसरा भी हम काफिया हो सकता है, कभी कभी कर सकते हैं, कोई लाजमी नहीं कि सिर्फ दूसरा, पहला, दूसरा और चौथा, ये तीसरा भी हम काफिया हो सकता है। ठीक है, और इसका सबसे जोरदार जो मिसरा होना चाहिए और सबसे जबरदस्त मिसरा ये चौथा मिसरा होना चाहिए। ये बीपीएससी में सवाल पूछा था कि रुबाई में सबसे अहम मिसरा कौन सा होता है, तो आपका चौथा मिसरा होता है। ठीक है, और क्या रुबाई बहरे हजज में कही जाती है। रुबाई के लिए क्या है? एक बहर मुख्तस है, बहरे हजज। रुबाई के लिए 24 औजान मुकर्रर है। आपसे पूछा जाए कि रुबाई के कितने औजान मुकर्रर किए गए, तो रुबाई के लिए 24 औजान मुकर्रर किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए कता। अरे कता मैंने उसे बता दिया आपको। कता के लघु माने हैं किसी शय के टुकड़े करना, कता काटना। ठीक है, टुकड़े टुकड़े करना, कता एक तो कतान, टुकड़े करना, हिस्से करना। कता ऐसी नज्म को कहते हैं जिसमें किसी मजमून का मुसलसल बयान हो। क्या कोई एक मजमून है, कोई एक ख्याल है, उसको तसलसल के साथ आपको मुख्तलिफ अशार की मदद लेते हुए आप उसको बयान करें। कते में कम से कम 2 शेर होते हैं। ये मैंने ऊपर अभी बताया कि कते में कम से कम कितने शेर होते हैं? 2 शेर होते हैं। ये नेट में पूछा गया था एक बार सवाल कि कते में कम से कम कितने अशार होते हैं, तो 2 अशार आपके होते हैं। ठीक है, फिर देखिए अगला पॉइंट, अगली सिंफ किसके बारे में दस सकती है? अब नज्म के बारे में। ठीक है, कि नज्म शायरी की उस सिंफ को कहते हैं जिसमें एक ही मौजू पर तसलसल के साथ इजहार किया जाए, या एक ही तजर्बा का बयान हो, या एक ही वाकया नज्म किया जाए। ठीक है, क्योंकि कोई एक मौजू है उस पर क्या है, तसलसल के साथ अपने ख्यालात और जज्बात का आप इजहार कर रहे हैं या अपने तजर्बे को आप बयान कर रहे हैं, तो ऐसे वाक्य को जब आप नज्म करते हैं तो उसको नज्म कहते हैं। ठीक है, नज्म की सबसे बड़ी खूबी क्या है? ख्याल की वहदत है। कि नज्म की सबसे बड़ी खूबी, जैसे आप क्या है, गाय आपने ले ली, अब गाय पर आपको क्या है, पूरी नज्म कह ली, तो आप जितने भी अशार की मदद से आए गाय की और खूबियां बयान करें। ठीक है, अब मौसम में बहार, बसंत का मौसम, ठीक है, अब बसंत के मौसम की जो खूबियां आप मुसलसल आप अशार की मदद से अपने इस ख्यालात को तवाला दे सकते हैं। ठीक है, उसको खींच सकते हैं। फिर कह रहे हैं, देखिए आगे, हैयत के एतबार से नज्म की 3 किस्में। याद रखिए, हैयत के एतबार से, स्ट्रक्चर के एतबार से नज्म की 3 किस्में, 3 हैयत में नज्म आपके सामने पेश किए जाते हैं। सबसे पहली क्या है? पाबंद नज्म। वो नज्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफी की तरतीब में मुकर्रर उसूल की पाबंदी की जाए, कि जो अशआर कहने के लिए जो आपने जमीन मुकर्रर कर दिया है, जो शेर कहने की जो जमीन मुकर्रर करते हैं कि रदीफ हो, काफिया हो, बहर हो, तो जब इन सब चीजों की, काफिये की, तरतीब की, क्या जो मुकर्रर उसूल है उसकी आप पाबंदी करके उन तमाम उसूलों को आप जहन में रखकर, ख्याल रखकर जब आप एक अशार कहते हैं और नज्म कहते हैं तो इसको हम पाबंद कहते हैं, कि आपको पाबंद कर दिया गया, आपको लिमिट कर दिया गया कि आपको इसी दायरे में रहकर अपने हुकूक का इस्तेमाल करना है, अपनी बात कहनी है, इससे बाहर आपको, इससे खारिज नहीं होना है। ठीक है, तो आप ऐसी नज्म को पाबंद नज्म कहेंगे। अब दूसरी नज्म क्या है, उसकी दूसरी हैयत क्या है? नज्म मुअर्रा। ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया और सिलेबस में भी है। क्योंकि वो नज्म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों, क्योंकि वो नज्म
جس کے تمام مصرے جو ہیں برابر کے ہوں مگر ان میں کافی کی پابندی نہ ہو. لیکن کیا ہے کافی کی آپ کی پابندی نہ کی جائے. اور پابند نظم میں کیا ہے پابندی کی جاتی ہے اور معرہ نظم میں پابندی کافی کی نہیں کی جاتی ہے, تو اس کو ہم نظم معرہ کہیں گے. اگلا دیکھیے آزاد نظم. آزاد نظم ایسی نظم جس میں کافی اور ردیف کی پابندی نہ ہو. یہ پابندی کر لیجیے صحیح دیکھیے پابندی, ٹھیک ہے. کہ آزاد نظم ایسی نظم ہوتی ہے جس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں کی جاتی. اس کی لائن بھی جو مصرے بھی ہے آپ کے برابر نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. وہ کوئی مصرع لمبا ہوگا, کوئی مصرع چھوٹا ہوگا, کوئی مصرع بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں. آزاد نظم پڑھیے گا آپ کے, ٹھیک ہے. میرا جی کے آپ پڑھ لیجیے گا, نون میم راشد کے آپ پڑھیے گا, آپ کو پتا چلے گا, ٹھیک ہے. کیونکہ شعر کی اصطلاح میں, ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیے گا کہ حیت کے اعتبار سے نظم کی 3 قسمیں, پابند نظم, نظم معرہ اور آزاد نظم. اب دیکھیے آپ کے اگلے پوائنٹ, اگلا کیا ہے کہ مسلط بیان کر رہے ہیں. مسلط کیا ہے اس کو یاد رکھیے. شعر کی اصطلاح میں ایسی نظم کہتے ہیں جو کئی بندوں میں لکھی جائے. جب آپ نظم کہتے ہیں تو آپ کو نظم کہنے کے لیے کبھی کبھی آپ کو صرف شعر کے ذریعے کہہ دیتے, ایک شعر استعمال, 2 شعر استعمال, 3 شعر استعمال کے. کبھی کبھی آپ شعر کے نظم میں اپنے خیال کو اظہار کرنے کے آپ بند کا استعمال کرتے ہیں. بند جیسے بند کئی طریقے ہوتے ہیں, 1 لائن, 2 لائن, 3 لائن, 4 لائن اور 5 لائن ایسی لکھی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ لکھ رہے ہیں بند لکھ رہے ہیں, اب جو یہ 5 لائنوں کا یا پھر 1 2 3 یوز کر دیا آپ نے, ٹھیک ہے, یہ ایک بند ہو گیا. پھر ایک اور طریقہ آتا ہے اس کا, 1 2 3 4, یہ 4 کا بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح 6 کا بھی ہوتا ہے, 1 مصرع, 2 مصرع, 3 مصرع, 4 مصرع, 5 مصرع, 6 مصرع, ٹھیک ہے. تو یہ 6 مصرے کا, یہ 3 مصرے کا, یہ 5 مصرے کا, یہ 4 مصرے کا. تو یہ کہ جو بند ہے آپ اپنی نظم کو, اپنے خیالات کو نظم کے ذریعے کہہ رہے ہیں تو بند کے ذریعے, ٹھیک ہے, اپنے خیالات کو پیش کر رہے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ اس کی پہلا مصرع جیسا ہوگا دوسرا مصرع بھی سم برابر ہوگا, ٹھیک ہے. اور پہلے بند میں جتنی لائنیں ہوں گی, جتنے مصرے ہوں گے, دوسرا بند جب آپ اس کا کہیں گے, جیسے پہلا بند کیا ہے 5 مصرے کا ہے, تو دوسرا بند بھی آپ کہیں گے تو 5 مصرے کا ہی کہیں گے, ایسا نہیں کہ 4 مصرے کا کہہ دیں گے. اگر پہلا بند 3 مصرے کا ہے تو دوسرا بند بھی کیا ہے 3 مصرے کا ہی ہوگا. اگر پہلا بند 6 مصرے کا ہے تو دوسرا بند بھی 6 مصرے کا ہوگا. اگر پہلا بند 4 مصرے کا ہے تو دوسرا بند بھی 4 مصرے کا. تو مصرے اس میں کیا ہے ہر بند کے برابر ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. آگے دیکھیے کیا کریں. مسلط میں مصروں کی تعداد برابر ہوتی ہے, جو ابھی میں نے کہا کہ مسلط میں کیا ہے کہ آپ کے مصروں کی تعداد, مسلط کہتے کسے کہ نظم کو آپ بند کے بنیاد پہ کہہ رہے ہیں, ابھی میں نے بند آپ کو بتا دیا, ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ مسلط میں مصروں کی تعداد تھی, پہلے بند میں اگر جتنے مصرے ہوں گے دوسرے بند میں بھی سیم مصرے وہی ہوں گے, ٹھیک ہے. اب بند کیا ہے کتنے مصروں پر منحصر ہوتے ہیں. اب دیکھیے مثلث 3 مصرے کے ہو سکتے, مربع 4 مصرے کے ہو سکتے, مخمس 5 مصرے والے کو ہم کیا کرتے ہیں مخمس کرتے ہیں, مسدس 6 مصرے والے کو, مصبع 7 مصرے والے کو, مسمن آپ کے 8 مصرے والے کو, متسع 9 مطلب ہوتا ہے 9, ٹھیک ہے. تو متسع آپ کے 9 مصرے والے کو, معشر 10 مصرے والے کو. تو ٹھیک ہے, یہ 3 سے لے کر 10 تک کیا ہے, 3 سے لے کر 10 بند تک آپ کے 10 مصرے تک ایک بند ہو سکتا ہے. 3 مصرے کم سے کم 3 مصرے کا, زیادہ سے زیادہ 10 مصرے کا آپ کا ایک بند ہو سکتا ہے. لیکن ابھی تک کیا ہے عموماً جو ہم لوگوں نے, آپ لوگ نے بھی پڑھا ہوگا, مسدس تک کیا ہے آپ کے بند دکھے ہیں, ٹھیک ہے. مخمس کے تو بہت, نذیر اکبر آبادی کے بہت سے آپ کے ایسی نظمیں ہیں جو مخمس پہ ہی مبنی ہے اور مسدس پہ بھی ہے. تو مسدس اور مخمس تک آپ کے بند دکھائی دیتے ہیں, نظمیں دکھائی دیتی ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیے شعری صنف ہو گئی, اس کے بعد نثری صنف دیکھیے. پلیز آپ اگر اس چینل پر نئے ہو, پہلی بار ہو, تو اپنے ساتھیوں تک شیئر کیجیے. اور میرے خیال سے بہت بہتر طریقے سے کانٹینٹ کا پیش کیا جا رہا ہے, بہت اہم جو پوائنٹس ہیں. اور اگر اس کو بھی, اس چینل کو اپنے ساتھیوں سے شیئر کیجیے تاکہ مجھے بھی حوصلہ ملتا ہے, اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کرتے رہے اور لائک بھی کرتے رہے, ٹھیک ہے. اور جو بھی کمی آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. اب کیا شعری صنف کے بعد نثری صنف.
सबसे पहले दास्तान, पहले पढ़ के, दास्तान का फन क्या है, बयानिया का फन होता है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं, अपने ख्यालात को क्या लफ्जों की कैद नहीं, बल्कि लफ्जों को ज्यादा से ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल करके आप अपने ख्यालात को इस्तेमाल कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, किस्सा दर किस्सा की टेक्निक होती है। जो दास्तान क्या है, इसमें क्या, इसकी दूसरी खूबी क्या है कि किस्सा दर किस्सा, एक किस्सा बयान किया गया, उसके बाद क्या उसी किस्से से लगता हुआ एक और किस्सा आपने बयान कर दिया। तो किस्सा दर किस्सा की टेक्निक किस सिल्क में होती है, नस्री सिल्क में, तो दास्तान में होती है। और दास्तान में एक मरकजी किरदार होता है। अब आप बहुत सारे दास्तान पढ़े होंगे, ठीक है, किसी भी दास्तान को उठाइएगा तो एक मरकजी किरदार होगा, उसी मरकजी किरदार में जिम्नी किरदार क्या है, जिम्नी कहानियां पेश होती चली जाती है। अब मैं एक सफर पे गया, फॉर एग्जाम्पल आप क्या है, शहजादा है, शहजादी है, ठीक है, आपने किसी को, आप जंग पे गए किसी इलाके में गए, वहां पे शहजादी मिल गई, आप शहजादा मिल गए, तो फिर क्या है कि इस सूरत में वहां पे भी एक वाक्य पेश आ गया, जिम्नी कहानी। फिर आगे बढ़े, फिर वहां पे भी आपको देवी देवताओं से मुलाकात हो गई, परियों की मुलाकात हो गई, फिर उसके बाद आपने और भी चीजों का जिससे मुलाकात हुई, तो वो एक और कहानी पेश होती चली गई। तो जिम्नी कहानियां किस्सा दर किस्सा की टेक्निक किस सीन पे इस्तेमाल होती है, तो वो दास्तान में इस्तेमाल होती है, ठीक है। और एक ही मरकजी किरदार लेकिन रहेगा। और अगली खूबी क्या है कि मा फौकुल फितरत अनासिर क्या है इसमें शामिल है कि आप तखयलाती चीज बहुत बयान करते हैं, ऐसी चीजें कि जहन अगर आप सोच रहे मंतकी तौर पे वो चीज आपके जहन में आई, ऐसा भी मुमकिन है कि क्या है कि शहजादा हवाओं में उड़ रहा है, वो लाखों करोड़ों की तादाद के लोगों को, जंगजुओं को क्या है शहीद किए दे रहा है, वो क्या बोलते हैं भूतों से प्रेतों से लड़ रहा है, जिन्नातों का मुकाबला किया जा रहा है, कुएं में फेंक दिया गया, फिर वहां से कोई उसको निकाले ले रहा है, मजे ही मजे आ रहे हैं सब हर तरफ। क्या है, तो मा फौकुल फितर अनासिर क्या है कि इस्तेमाल करते हैं, और ये किसकी खूबी है, दास्तान की खूबी है। दास्तान की अगली क्या देखिए, दास्तान के अज्जा क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, तवालत, प्लाट, किरदार, माफौकुल फितर अनासिर, मंजर निगारी और उसलूब निगारी, ठीक है। आपके निगारी इसको कर लीजिएगा भाई, टाइपिंग की बहुत गलती है, और ये निगारी लिख गया, ठीक है, निगारी उसलूब निगारी, ये इसके अज्जा है। अब अगला पॉइंट देखिए आपके नाविल के, नाविल नसरी बयानिया का फन है। नाविल भी क्या है, नसरी है, और ये भी डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसकी तश्कील में प्लाट, किरदार, तर्ज और नुक्ता नजर का खास रोल होता है। नुक्ता नजर क्या है, आप ये याद रखिएगा, नाविल का खास जुज होता है। नाविल को ऐद जदीद का रजमिया कहा जाता है। भाई अभी मैंने अभी किसी हवाले से रजमिया और बजमिया कहा था, याद है आपको, मसनवी के हवाले से, कि जिसमें हम जंग की बातें की जाए, लड़ाई की बातें हों तो उसको हम रजमिया कहते हैं, जिसमें इश्क और माशूक की, इश्क और मोहब्बत की बातें उसको हम बज़मिया कहते हैं। बज़्म सोचिए, बज़्म, चलिए बज़्म में चलते हैं, प्रोग्राम में चलते हैं। प्रोग्राम में कहा जहाँ खुशी की बातें होती है वहां प्रोग्राम होता है, बज़्म होता है, ठीक है। तो जहां गम की बातें होती है वो रजमिया। तो नाविल को अहद जदीद का रजमिया कहा जाता है, ठीक है। दुख भरी अलमिया मतलब क्या है कि नाविल में ऐसे ऐसे किरदार और ऐसी बातें की जाती है, इंसान का दिल क्या है कुछ सोचने और दिमाग क्या सोचने पर मजबूर हो जाता है, ठीक है। अब क्या अगला पॉइंट क्या है, अलीगढ़ तहरीक के दौरान उर्दू में सिर्फ नाविल का आगाज हुआ। तो कहां से अलीगढ़ तहरीक जब चल रही थी तो उसी दौरान क्या है आपके सिर्फ नाविल का आगाज हुआ। नाविल अंग्रेजी जबान का लफ्ज है, किस जबान का लफ्ज है, अंग्रेजी जबान का, जो इतालवी जबान का लफ्ज नाविला से निकला जिसके माने हैं नया के। ये नाम इसलिए रखा गया कि नाविल एक नई चीज थी, ठीक है, इसलिए नाविल निगारों ने इसको नाविल रखा है। अब देखिए इसके अज़ा तरकीबी क्या क्या हो सकते हैं। अज़ा तरकीबी किस्सा, प्लाट, किरदार, मकालमा, मंजर निगारी और नुक्ता उरूज, सॉरी नुक्ता नजर आपका। तो क्या है कि 6 नंबर ये देखिए, नुक्ता नजर क्या आपको नाविल में बिलखुसूस नजर कि पॉइंट होगा, उसी पॉइंट के इर्द गिर्द क्या पूरी की पूरी कहानी, पूरा किरदार, पूरा किस्सा, प्लाट क्या है आपका जारी रहेगा। अब फिर क्या कह रहे हैं कि नजीर अहमद की नाविल मियातुल उरूस क्या है, 1969 के 1869 में जो लिखी गई पहला नाविल, और पहले नाविल निगार नजीर अहमद तस्लीम किए जाते हैं, ठीक है। अब आइए अगली सिंफ क्या है, उर्दू की जो सिंफ है अगली शेरी नस्र सिंफ है उसको देखते हैं। अफसाना,
अफसाने का ताल्लुक ज़मा और मकान से है। कोई भी अफसाना वक्त और मकान की कैसे आजाद नहीं होता है। कह रहे कि अफसाने का ताल्लुक क्या है, जमान और मकान से होता है कि बगैर वक्त की पाबंदी और मकान के कैद से आजाद करके अब अफसाना नहीं लिख सकते, अफसाने को बयान नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आप किसी वक्त को बयान करें, किसी जगह को आप जब तक नहीं लिखेंगे तब तक अफसाना क्या अधूरा रहेगा, उसके प्लाट में कोई ना कोई कमी रहेगी। फिर कहेंगे अफसाने की ऐसी नसीर सिन्फ है जिसमें किसी एक वाक्य या जिंदगी किसी एक पहलू को कम से कम लफ्जों में बयान किया जाता है। बयान का ऐसा उसलूब इख्तियार किया जाता है कि दिलचस्पी कायम रहे। ठीक है, और अफसाने का मकसद भी वाज़ेह हो जाए। इसी के साथ ये भी जरूरी है कि तासीर की वहदत हर हाल में बरकरार रहे, कि आप ऐसी उसलूब का इख्तियार करें, ऐसी अल्फाज का इंतखाब करें कि जो तासीर की वहदत है, वहदत तासीर है, वो उससे खत्म ना हो, अफसाने से खत्म ना हो। अफसाने की सबसे बड़ी खूबी क्या है, वहदत तासीर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नुक्ता उरूज उसका हो गया नाज़िल का, और किस्सा दर किस्सा आपका क्या हो गया, दास्तान का हो गया, और वजह तासीर आपका अफसाने का हो गया। एक खूबी क्या है, हर एक की याद रखिए जो कि अहम है। फिर क्या करेंगे, अफसाने की नुमाया खुसूसियत वहदत तासीर है। ठीक, अब देखिए अगली सीन, ड्रामा। ड्रामा वो फन है जिसमें एक प्लाट और किस्सा होता है, एक प्लाट होता है और किस्सा होता है, जो किरदारों, मुकालमों और अदाकारियों के जरिए नाज़रीन के रूबरू अमली तौर पे पेश किया जाता है। ये प्रैक्टिकल होता है, ये डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, लिखा हुआ नहीं होता है। लिखा भी होता है लेकिन जब इसको आप क्या है कि मंजर आम पे पेश करते हैं। सबसे पहले ड्रामे किए जाते थे, अब क्या कि ड्रामे लिखे भी जाने लगे। ठीक है, तो अब ड्रामे लिखे गए, फिर उस ड्रामों को क्या स्टेज पर पेश किया गया। तो क्या कि एक प्लाट और किस्सा को क्या है, किरदारों, मुकालमों और अदाकारी के जरिए नाज़रीन के सामने आप उसको अमली तौर पर पेश करते हैं, तो ये ड्रामा हो गया। अरस्तु देखिए, अरस्तु के मुताबिक ड्रामे के 6 अज्जा है, ये याद रखिएगा कि अगर सवाल पूछा जाए कि अरस्तु के एतबार से ड्रामे के कितने अज्जा हैं, तो 6 अज्जा हैं। और कौन कौन से हैं ये देख लीजिए आप, प्लाट, किरदार, मरकजी ख्याल, मुकालमा, मौसीकी और आराइश। ये किसके है, अरस्तु के 6 अज्जा है। ये अक्सर पूछे जाते हैं कि अरस्तु के मुताबिक ड्रामे के कितने अज्जा हैं, तो अरस्तु के मुताबिक ड्रामे के 6 अज्जा हैं, प्लाट, किरदार, मरकजी ख्याल, मुकालमा, मौसीकी और आराइश। ठीक है, और देखिए अगली लाइन, अरस्तु ने ड्रामे के फन में प्लाट को अहमियत दी कि जो आपका ये फन पूरा अज्जा है, ठीक है, इन अज्जा में सबसे अहम अगर किसी को अहमियत दी है तो प्लाट को दी है। कि अरस्तु ने क्या ड्रामे के फन में प्लाट को बहुत ज्यादा अहमियत जोर दिया है। फिर कह रहे हैं कि आगा हश्र अमानत लखनवी उर्दू के बाकायदा पहले ड्रामा निगार हैं। ठीक है, पहले ड्रामा निगार, बाकायदा पहले ड्रामा निगार क्या है, आपके आगा हश्र काश्मीरी हैं। ऐसे तो वाजिद अली शाह को भी कहते हैं, लेकिन बाकायदा क्या है, उनको तस्लीम नहीं किया जाता है। और इंद्र सभा क्या है, बाकायदा पहला ड्रामा तस्लीम किया जाता है। ठीक है, ये इतनी सी बात क्या है आपके सामने पेश करनी थी। जो भी आपके ग्रामर के पोर्शन थे, ग्रामर से लेकर जो नसरी और नज़मी सिन्फे थी, उसको मुख्तसर तौर पे आपके सामने पेश किया जा चुका है। तो इंशाल्लाह अब अगली क्लास में जो कुछ भी आप सवाल जवाब के जरिए, एमसीक्यू के जरिए आपसे मुलाकात होगी। और प्लीज आप इस चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उर्दू वाले भैया को। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप पूरी वीडियो को, जो भी सीरीज वाइज 16 या 17 वीडियो बनाए गए हैं, एक बार अगर आप बेहतर तरीके से देख लेंगे तो तकरीबन हम कह रहे हैं कि 80% आपके ग्रामर के क्वेश्चन सही रहेगा। और पेपर फर्स्ट में ज्यादा से ज्यादा ग्रामर पर बातें होती है, और सभी चीजें क्या आपके प्लेलिस्ट में तरतीबवार सभी वीडियो मौजूद है। चलिए तब अगली क्लास में इंशाल्लाह एमसीक्यू के जरिए आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।